नमस्कार। विमर्श समूह के इस आयोजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे उपस्थित हैं देवानंद बोस जी, जो कि हलाला इकोनॉमिक्स के बारे में विचार रखेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय प्रकाश सुरेलिया जी। स्वागत है। सर्वप्रथम मैं वक्ता का परिचय दूंगा। देवानंद बोस जी ने अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन एंड पीजी करते हुए बैंक ऑफ इंडिया में एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था। लगभग 20 साल की सेवाओं के बाद बैंक में उन्होंने बीआरएस लेके निजी वित्तीय संस्थानों में कार्य किया। भाई साहब ने बैंक ऑफ इराक और एचडीएफसी और जेपी मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनियों में इराक में भी सेवाएं दी, मिडिल ईस्ट में काम किया। तो वर्तमान में हलाला इकोनॉमिक्स, हलाला अर्थशास्त्र या हलाला इकोनॉमिक्स पे काफी ज्ञान अध्ययन रखते हैं। हमारे बीच आज एक और परिचय है श्री नीरज जी पांडे जी। भाई साहब हरिभूमि समाचार पत्र में प्रबंध संपादक हैं और आईएनटी मीडिया के स्टेट हेड हैं। नीरज जी भाई साहब से आग्रह करूंगा विमर्श समूह की गतिविधियों के बारे में इस तरह से थोड़ा बताएं। पे आसीन ओम प्रकाश जी भाई साहब एवं आज के मुख्य वक्ता देवानंद बोस जी एवं सभागार में उपस्थित सभी माननीय, आज हम सभी लोग ये जो अपना हलाला इकोनॉमिक्स पे पर चर्चा आज करने वाले हैं। इसके पूर्व जो अपना विमर्श समूह है उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी देनी है। वास्तव में देखिए, आज जो पूरे विश्व में परिदृश्य है वो सत्य और असत्य, इन दोनों के बीच में किस प्रकार से सत्य को स्थापित किया जाए, किस प्रकार से सही बात को रखा जाए और एक पॉजिटिव समाज की स्थापना की जाए या पॉजिटिव समाज को बचाया जाए, सज्जन शक्ति को बचाया जाए, इसके बारे में कुछ भी अगर आपको करना है तो आने वाला समय जो है वह डिस्कोर्स का है। एक इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स आपको स्थापित करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमको समाज में ले जाना है, विश्व परिदृश्य में ले जाना है, सज्जन शक्ति में ले जाना है। तो उसी को स्थापित करने के लिए इस प्रकार का एक विमर्श समूह भोपाल में बनाया गया है, जिसमें युवा लोग जुड़े हुए हैं, मातृशक्ति जुड़ी हुई है और इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और अपने अपने विधा के जो है वो पारंगत तो इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो भी विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं जिस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चर्चा करने के बाद समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वो समाज में धीरे धीरे पहुंचाया जाता है कि आज हम लोग इतने लोग बैठे हैं, लेकिन यह विषय बहुत गंभीर विषय है और इसको समाज में पहुंचाने के लिए कई स्तर चाहिए, तभी सब पहुंच सकता है। ऐसा एक प्रकार का समाज सेवा न्यास है भरतनगर में। वहाँ पे हम लोगों ने एक श्री सुदर्शन पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र की स्थापना करी है, जिसके तत्वाधान में और विमर्श समूह के द्वारा आयोजित इस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आज अधिक बात नहीं मेरे को करनी है, तो मुख्य वक्ता अपनी सारी बातों को रखेंगे, लेकिन इस प्रकार का जो विमर्श समूह है वह विषयों को ले जाता है। तो हमारी यही अपेक्षा है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो तो सक्रिय रूप से विमर्श समूह में जुड़े ही और अपने सुझाव भी समय समय पर दें कि किस प्रकार से कौन सा विषय हमें लेना चाहिए और उसको किस तरह से समाज में अंदर पहुंचाना चाहिए। और दूसरा ये है कि और आपसे यह भी निवेदन है कि आप अन्य जो भी युवा वर्ग के लोग हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आपके परिचित जो होंगे आपके साथ और भी कुछ सेवानिवृत्त हैं जिनके पास समय है, तो उनको भी विमर्श समूह के रूप से जुड़े, जिससे कि अपने अधिक से अधिक हम इस काम को आगे बढ़ा पाएं। धन्यवाद भाई साहब विमर्श समूह के बारे में जानकारी देने के लिए। अब ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं सीधे देवानंद बोस जी को आग्रह करूंगा कि अपना उद्बोधन में परिचर्चा से सदन को नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री
ओम प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ विमर्श संस्था जिसने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं अपनी बातें रख सकूं, उनका आभार। मनीष जी का आभार और यहाँ उपस्थित भोपाल के सभी प्रबुद्ध जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया इस विषय को रखने के लिए, जिसको हलालोनॉमिक्स के नाम से आजकल जाना लगा है। अफसोस की बात है कि आज देश के 99% लोग इसको नहीं जानते। 99% लोग इस बात को नहीं जानते कि हलालोनॉमिक्स है क्या। ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, कैसा अर्थशास्त्र है जो देश की अर्थव्यवस्था, देश की शांति व्यवस्था और देश को एक दीमक की तरह खोखला कर रहा है। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हलाल इकोनॉमिक्स और मैं हलाल जिहाद भी बोलता हूँ, बोलूंगा क्यों बोलूंगा उसके पीछे मैं कारण भी बताऊंगा आने वाले समय में। ऐसे भी लोग हैं हम में से जो इस चीज को जानते हुए अनभिज्ञ होते हैं और कहते हैं करना क्या है। और ऐसे लोग भी हमारे साथ हैं जो अपने आप को प्रबुद्धशाली, प्रोग्रेसिव, विकासवादी, वामपंथी और बहुत सारी चीजों से जाने जाते हैं। वो इस चीज को दूसरे परिप्रेक्ष्य में लेते हैं और साथ ही साथ इसको हवा में उड़ा देते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उससे गंगा जमुनी तहजीब को हम कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब हलाल की बात करते हैं तो हम सभी एक जनरल परसेप्शन है कि हलाल जो है ये नॉन वेजिटेरियन फूड से है। हलाल के बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि मांसाहारी चीजों से ये संबंधित है। ऐसा नहीं है, ये शाकाहारी चीजों में भी घुस गया है, ये हर एक खाद्य पदार्थ में भी घुस गया है, दूध में भी है, दही में भी है, मक्खन में भी है, वाडीलाल की आइसक्रीम में भी है, आपके अमूल में भी है। और अफसोस की बात है रामदेव बाबा की आस्था लुबान अगरबत्ती भी हलाल सर्टिफाइड है। कोलगेट भी है, बहुत सारे हॉस्पिटल हलाल सर्टिफाइड हो गए हैं आजकल, मॉल्स हलाल सर्टिफाइड है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो भी हलाल सर्टिफाइड है, मुंबई में फ्लैट्स भी हलाल सर्टिफाइड है। ये हलाल है क्या? सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा हलाल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। हलाल को कहते हैं, शाब्दिक अर्थ है एक्सेप्टेबल एंड परमिसेबल। शाब्दिक अर्थ है एक्सेप्टेबल एंड परमिसेबल, मतलब उनके लिए एक्सेप्टेबल जो भी है, परमिसेबल जो भी है, हमारे लिए नहीं है। उनके लिए एक्सेप्टेबल है, उनके लिए परमिसेबल है, पर इसके पीछे का राज जानना पड़ेगा। इसके पीछे का जो साजिश है, जो दुनिया की साजिश इसके पीछे जो चल रही है दिनों से, और हम 99% लोग तो आज भी जागे नहीं है। हमारी कोशिश है, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके लोगों के माध्यम से और लोगों को जगाए, और ये हलाल से देश को क्या पहुंच रही है, खासकर इस देश के ओरिजिनल रहने वाले इनहैबिटेंट्स हिंदू समाज, सनातन समाज को क्या क्षति पहुंचाया जा रहा है, जो पहले छिपके किया जाता था। और आज की तारीख में मैं कुछ ऐसे उदाहरण दूंगा, आपको पता चलेगा। अब छिप के नहीं, ये खुलेआम देश विरोधी ताकतें देश के विरुद्ध लड़ रही है, और किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को पनाह दिया जा रहा है और आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हलाल के बारे में आपको तो मैंने बता दिया क्या है। हलाल एक्चुअली ये नॉन वेजिटेरियन फूड से नहीं है, मांसाहारी चीजों से नहीं है, अब शाकाहारी चीजों में से भी है। ये सर्टिफिकेशन होता क्या है, करता कौन है? तो
और उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। ये सर्टिफिकेशन करता है जमाते उलेमा हिंद। भारत में 4 कंपनियां हैं जिसमें जमाते उलेमा हिंद और इसकी 3 सिस्टर कंसर्न है जो हलाल सर्टिफिकेशन करती है, और ये कहती है कि हम उस 15% 20% मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए अगर आप अपने प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफाई नहीं करोगे तो हम 20% लोग आपका बहिष्कार करेंगे, नहीं लेंगे। ये एक ब्लैकमेल है और इस ब्लैकमेल के तहत हलाल सर्टिफाई किया जा रहा है और काफी समय से किया जा रहा है। लेकिन आज 2014 से ज्यादा 14 से आगे उनकी ये प्रक्रिया काफी तेज हो गई है। 2014 से बाद के बाद क्यों तेज हो गई आप सबको पता है। जमाते उलेमा सर्टिफाई करती है, एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि भाई ये आपका हलाल सर्टिफाइड हो गया। सिर्फ कंपनी नहीं, एक एक प्रोडक्ट सर्टिफाई करती है और आपको जानना पड़ेगा उस प्रोडक्ट सर्टिफाई करने के पीछे मंशा क्या है इनकी। उदाहरण के तौर पर अमूल की एक प्रोडक्ट जो है हलाल सर्टिफाइड है। अमूल के पास छोटे बड़े आइसक्रीम, बटर, मक्खन, दूध मिलाकर 650 अलग अलग प्रोडक्ट है और एक प्रोडक्ट की सर्टिफिकेशन के लिए ये 25,000 से लेकर 25 लाख रुपया सालाना उगाही करती है। और देता कौन है? मैं देता हूं, आप लोग देते हैं, क्योंकि हम अंधे के हैं, हमें पता नहीं है। उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, भारतीय कंपनियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। जब पहले भारतीय कंपनियां जो नॉन वेजिटेरियन विदेशों से आई थी, क्या मैकडोनल्ड और जो कंपनियां हैं जो नॉन वेज बेचती है, उन पर इन लोगों ने ब्लैकमेल करके सबसे पहले हलाल सर्टिफाई कराया। धीरे धीरे इनकी हिम्मत जैसे बढ़ती चली गई, 2014 के पहले तक ये भारत की सभी कंपनियों पर दबाव डाल के ब्लैकमेल करके हलाल सर्टिफाई कराने लगे और भारत की कंपनियां अपनी कमर्शियल इंटरेस्ट को देख रहे, अपनी व्यापारिक इंटरेस्ट को देखते हुए, स्वार्थ को देखते हुए हलाल सर्टिफाई कराते चले गए। आज की तारीख में सभी हलाल सर्टिफाइड है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे पास पूरी बड़ी लिस्ट है जो मेरी रिसर्च की है और उसमें कोलगेट भी है, अमूल भी है, बाघ बकरी, सेंसोडाइन, हल्दीराम, पतंजलि, ब्रिटानिया, मदर डेयरी, ये सारी हलाल सर्टिफाइड है। बताइए हलाल सर्टिफाइड क्या जरूरत है उनको? जरूरत उस पैसे की है जिस पैसे से वो आतंकवादी गतिविधियों को तेज कर सकते हैं, आतंकवादियों को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से नहीं कहूंगा, प्रत्यक्ष रूप से वो सपोर्ट कर सके। और वो मैं उदाहरण के रूप में दूंगा भी। आप ये सारी जानकारियां पब्लिक पोर्टल पर अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी अवेलेबल इंटरनेट में, आप जाकर ढूंढे। आपको मैं जो आज बता रहा हूं ये सारी चीजें आपको इंटरनेट पे उपलब्ध है। सिर्फ आपको तार जोड़ने की आवश्यकता है कि ये कहां से कहां कैसे कैसे हो रहा है। याद रखें 2-3 नाम मैं बार बार कहता हूं, जमाती उलेमा हिंद और जमाती उलेमा और हिंद के मदनी, इस नाम को अंत तक याद रखें और बाद में उसको जो है कल जाकर आप देखेंगे किसी स्टेटमेंट में आएगा, किसी न्यूज आइटम में आएगा, किसी टीवी में आएगा कि मदनी साहब इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मदनी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उदाहरण दूंगा भी, आप अभी डोमेन में देखिए जाकर, इंटरनेट पे देखिए जाकर, जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उन लोगों ने सपोर्ट किया है, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। और हम 99% लोग आज भी सो रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि कोई भी काम, चाहे वो व्यवसाय हो, घर चलाना हो, स्कूल चलाना हो, पैसे की आवश्यकता होती है। बिना पैसे को कोई काम नहीं होता है। और जिहाद में भी पैसे की आवश्यकता होती है। हर तरीके के जिहाद में पैसे की आवश्यकता होती है और मैं इसको जो है मदर ऑफ ऑल जिहाद कहता हूं, हलाल जिहाद को, क्योंकि ये पैसा आपसे हमसे उगाही करती है। और ये लव जिहाद में हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। जितनी सारी देश में जिहाद हो रही है,
चाहे वो लैंड जिहाद हो उत्तराखंड में, उत्तरांचल हिमाचल में, चाहे वो शाहीन बाग हो, एजुकेशन जिहाद हो, आप लोग जानते हैं आईएएस के बारे में, आईएएस की ट्रेन आजकल स्पेशल कोचिंग होती है, चाहे पीएफआई और एसडीपीआई को फंड देने में जमात उलेमा ही देती है। पैसा किससे लेती है? हमसे लेती है, आपसे लेती है। किसके माध्यम से लेती है? इन कंपनियों के माध्यम से लेती है, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम से लेती है। ये जितने सारे आतंकवादी जो जेल जाते हैं, फांसी की सजा उसको हुई है, इसको भी लीगल सपोर्ट देने में ओपनली डिक्लेयर करती कि हम इनको सपोर्ट करेंगे। मैं आपको उदाहरण दूंगा, देखिए अभी देखिए आपके इंटरनेट में ये उपलब्ध है। छब्बीस ग्यारह सब कोई जानते 26/11 के बारे में। 26/11 अजमल कसाब को सपोर्ट करने वाला कोर्ट में जमाती उलेमा, जर्मन बेकरी ब्लास्ट केस, उसके आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला, लीगल सपोर्ट करने वाला जमात उलेमा। 2008 में गुजरात में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सैकड़ों हिंदू मारे गए। 2022 गुजरात स्पेशल कोर्ट ने 38 आतंकवादी को फांसी की सजा सुनाई और 9 को आजीवन कारावास। आप स्टेटमेंट देखिए, आपके सामने है। The challenge verdict on 2008 Ahmedabad blast says Jamaat Ulema Hind Arshad Madani। इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, आप इसको देख सकते हैं। और कुछ चाहिए आपको? और कोई प्रमाण चाहिए? मैं और प्रमाण देता हूं आपको कि हमसे और आपसे पैसा उगाही करके उस पैसे का इस्तेमाल हमारे आने वाली पीढ़ियों, हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंडसन देश में चालू है। आज हम नहीं जागे, आज हमने इसका विरोध नहीं किया तो कल हम में से कितने अपना नाम बदल, देवांजन बोस नाम बदल के देवांजन याकूब मिनल रखना पड़ेगा, या अगर हमने नहीं रखा हमें काट दिया जाए। दो 2047 पेपर कुछ पब्लिश होना आप जानती है, कुछ पकड़े पेपर, जब तक पकड़े नहीं जाते हमें पता नहीं चलता है कि इस धरती के नीचे कितने सांप है। अब तो खुलेआम हो रहा है। 2047 में भारत इस्लाम देश बनने वाला है, उनकी प्रक्रिया चालू है। अगर हम जागे नहीं तो 2047 नहीं 2037 में हो जाएगा, और पहले हो जाएगा। किस तरीके से आज देश की हालात है, खुलकर वो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने में हमारे सारे तंत्र सक्रिय हैं, क्योंकि उन तंत्रों को मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप सभी जानते हैं, उन तंत्रों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचाया जाता है। एक केस में अभी बताऊंगा। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में पत्थरबाजी हुई, स्टोन पेल्टिंग हुई, ज्यादा दिन नहीं हुआ। अगले दिन एमसीडी ने रोहिंग्या आबादी को जहांगीरपुरी से निकालने का प्रयास किया। इलीगल स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए वहां जेसीबी वगैरह लगाया गया, और कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट से उस पर स्टे लाया गया। कौन था पिटिशनर? वही जमात उलेमा। आप ढूंढिए अपने इंटरनेट में, वही मदनी। और वकील कौन था?
हमारे कपिल सिब्बल साहब, दुष्यंत दवे साहब, इन लोगों ने मोटा पैसा लेकर, ये लोग जुडिशरी के दलाल हैं। मैं इसके ऊपर नहीं जा सकता, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, लेकिन ये लोग जुडिशरी के दलाल हैं, जिन लोगों ने देश के विरुद्ध जाकर ऐसे स्टोन पेल्टिंग का सपोर्ट किया, पत्थरबाजी का सपोर्ट किया, और सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला और उस काम नहीं हो दिया गया। तो आपको समझ में आ रहा सारा सिस्टम कहां से चल रहा है, क्यों चल रहा है? उसके लिए आप और हम उत्तरदायी हैं, क्योंकि हमसे पैसा लिया जाता है। क्या सरकार को ये पता नहीं है? पता है, सरकार को पता है। ये जो सर्टिफिकेशन है, इसकी स्टैट्यूटरी अप्रूवल, वैदिक अप्रूवल किसी ने नहीं दिया है। भारत सरकार की एजेंसी है FSSAI फूड के लिए, उन्होंने इसको कोई अप्रूवल नहीं दिया है, लेकिन उसके बावजूद ये फल फूल रहे बहुत जमाने पहले से, 2014 के पहले से। पर अंकुश लगाने की हमें आवश्यकता है। कैसे कर सकते हैं, कैसे अंकुश लगा सकते हैं? हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमने इतने सारे कंपनियों का नाम लिए, इनके प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड हैं। हम मेरे एक ने मुंबई से मुझे फोन करके पूछा, देवांजन जी तुम तो कहते थे कि ये हलाल सर्टिफाइड, कहीं तो दिखता नहीं, इसका मोहर नहीं है, कहीं लोगों को नहीं दिखता है। नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? उनकी जो एग्रीमेंट है जमाती उलेमा की कंपनियों के साथ, वो एग्रीमेंट नहीं, वो एक सांठगांठ है, एक सोची समझी साजिश है, जिसमें एक क्लॉज है कि सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, लेकिन लोगो लगाना मैंडेटरी नहीं है, दैट इज ऑप्शनल। आप समझ गए? सर्टिफिकेशन इज मैंडेटरी, लेकिन लोगो लगाना मैंडेटरी नहीं है। यानी कि ये जो समाज है ना, हमारी जो समाज है, 80% समाज, इनको हम आराम से चूना लगाएं। जिस दिन हम इसमें लगा देंगे ना हलाल सर्टिफाइड, तो लोग खरीदना बंद कर देंगे। तो तुम भी खुश और हम भी खुश, हमारा भी माल बिकेगा और तुम्हारे भी जेब भरेंगे। पैसा कौन देगा? आम जनता। एक और केस मुझे याद आ गया, ज्ञानवापी। कहते ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद कैसे हो सकता है? ज्ञान जहां बढ़ रहा है तो मस्जिद से मैं नहीं समझता उसका कोई सरोकार हो सकता है। लोगों ने नाम दे दिया ज्ञानवापी मस्जिद। कल देवांजन को उसका घर तोड़ देंगे, कब्जा कर लेंगे, बोले इकबाल का घर था। अब ज्ञानवापी मस्जिद के विरोध में आपको पता ही होगा बात दायर किया गया था हाल में, अभी हाल ही में हुआ था, रिट पिटीशन डाला गया था। उस रिट पिटीशन के विरोध में भी यही जमाती उलेमा है। आप आज से देखना चालू कर दें, टीवी पर देखना चालू कर दें और ये नाम याद रखें, जमाती उलेमा हिंद, अरशद मदनी, ये नाम याद रखें और फिर दिमाग में रखें कि हमारे पैसे से ये हमें गाली दे रहा है, हमें इस देश से निकालने का प्रयास कर रहा है, धमकी दे रहा है। अभी हाल में धमकी दिया था, याद हो नहीं हो तो मैं याद दिला देता हूं। उसने कहा था जिन लोगों का हम पसंद नहीं है, यानी कि हम मतलब हमारी आतंकवादी गतिविधियां पसंद नहीं है, वो देश छोड़कर चले जाए, यानी उनकी बकौती है। ये आवाज कहां से निकल रही है? ये ताकत कहां से निकल रही है? ये ताकत किसने दिया? ये ताकत ये हम ही लोग दे रहे हैं। पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। पूरे विश्व में जितनी सारी आतंकवादी गतिविधियां होती है, वो गलत तरीके से अर्जित किए हुए पैसे से
वो चलता है। किसी जमाने में पिछली बार जब तालिबान की सरकार थी तो वहां जितने सारे ड्रग्स पर उनका कब्जा था, उसी ड्रग्स के पैसे से तालिबानी गतिविधियां चलती थी, आतंकवादी गतिविधियां चलती थी। निकारागुआ अनदर एग्जांपल ड्रग्स का, और ड्रग्स के स्मगलर और टेररिस्ट में साझगार था पूरे विश्व में, जिसके चलते टेररिस्ट एक्टिविटीज चलती थी। आज भारत में ये ड्रग्स का कारोबार नहीं है, ये उनके दिमाग की कारोबार है। हम जब तक सोचेंगे और कुछ सोचने, तब तक वो 20 साल हमारे पहले ये जड़ फैला चुके हैं। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं आप सबको पता हो सकता है, बस मुझे पहले पता चला, मैंने तार जोड़ने की कोशिश की कैसे कैसे क्या होगा। अब आज से देखना शुरू कर दीजिए जमात उलेमा की गतिविधियां और उसको जोड़िए, कहां से पैसा आ रहा है, ये ताकत कहां से आ रही है, शक्ति कहां से मिल रहा है। जमात उलेमा के 2 गुट हैं, एक गुट राष्ट्रीय, एक अराष्ट्रीय। जी, जमात उलेमा एक राष्ट्रीय है, एक राष्ट्रीय जो है जो यूपी में है, और उसी का जो एक अंग है वो मुंबई फैक्शन है। महमूद अहमदी जी 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 क्लियर कराओ जी, बोल दीजिए आपने सही बोला, मैं आपकी बात का खंडन नहीं करता हूं। जमात उलेमा की 2 फैक्शन है, एक राष्ट्रीय है जिसके मालिक अरशद मदनी है और लखनऊ में बैठते हैं, और दूसरा फैक्शन है महाराष्ट्र फैक्शन, मुंबई में उनकी हेडक्वार्टर है, जिसके मालिक उन्हीं के भांजे हैं, जिसका नाम है। यानी कि जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, इन सभी के लिए जजिया टैक्स हम देते हैं। आज बताया नहीं जाता है, बड़े चुपचाप ये काम किया गया है। बता देते तो हम विरोध करते, लेकिन अब समय आ गया है, हम सबको जानना चाहिए कि ये जजिया टैक्स अब हम नहीं भरेंगे। क्यों? इस जजिया टैक्स के माध्यम से उस जमाने में बम बनाया नहीं जाता था जिस बम से हमारे बच्चों को मारा जाए। आज की तारीख में उस पैसे से पत्थरबाजी होती है। 2047 की जो इनके सपने देख रहे हैं, उन मंसूबों को पूरा करने के लिए आज की तैयारी होती है एसडीपीआई के माध्यम से, पीएफआई के माध्यम से। और जब तक कश्मीरी आतंकवाद जब अस्ताचल की तरफ जा रहा है, वहां पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके कश्मीर में भी आने का प्रयास हो रहा है। एक चीज मैं बता, हलाल के साथ ही भारत में 70 करोड़ हिंदू मांसाहारी है। ये डेटा है, 70 करोड़ हिंदू मांसाहारी है, एक्सेप्ट किया। अभी जो 70 करोड़ हिंदू मांस खाते हैं, वो मीट इंडस्ट्री $1 बिलियन का है प्रति वर्ष। 8 बिलियन का प्रतिवर्ष मीट इंडस्ट्री है भारत में। उस 8 बिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बड़े सोचिए ये कितने दिमाग से काम करते हैं। इन लोगों ने एक सुनियोजित साजिश के तहत हमारा जो खटिक समाज था, ना, आज सब खत्म हो गए। अगर उसको मैं रिलेट करूं डायरेक्ट एक्शन डे बंगाल से, जब हमारे ऊपर आक्रमण और हत्या होता, जरा देख लेंगे डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ था और बचाया किसने था। खटिक समाज ने, गोपाल खटिक ने, जैसा कि बताया प्रकाश जी ने याद दिला दिया, उसका नाम है गोपाल मुखर्जी, हाँ, तो उसको गोपाल खटिक वहां फाटा बोलते थे। गोपाल फाटा मतलब फाड़ देने वाला। तो गोपाल फाटा ने ऐलान किया
कि हम हिंदुओं को इस तरीके से कटने नहीं देंगे। और चौथे दिन गोपाल भाटा अपने खटिक समाज को लेकर निकल के सड़कों पर इनका विरोध किया। 5वें दिन से डायरेक्ट एक्शन डे जो था, उसके मंसूबे थे कि बंगाल को, आज का बंगाल को बांग्लादेश से मिलाकर यानी पाकिस्तान से मिलाकर ले लेंगे। लेकिन हुआ नहीं। कौन खड़ा हुआ? हमारा खटिक समाज। उस खटिक समाज को मार्जिनलाइज कर दिया, खत्म कर दिया इन लोगों ने। आज हमारे पास खटिक समाज नहीं है, तो किसी के नहीं तो वो भी हलाल करने लग गए जिंदा रहने के लिए। तो $8 बिलियन की जो इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन होता है पूरा से लेकर बायर तक, दुकान तक, सारी जगह इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अब एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। अमूल की एग्रीमेंट को देखकर मैंने उसके क्लॉज को देखा। उस क्लॉज में लिखा है, in order to ensure that all the food products are halal complied with, the producers, manufacturers, the packaging people and the supplier should be Hindu। यानी कि वहां बनाने वाला, मैन्युफैक्चर करने वाला, पैकिंग करने वाला और उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने वाला, ये सारे लोग शरिया को मानने वाले होंगे। अब इसके दो पहलू हो गए, इनको उठा के बाहर कर दो और उनको उठा के बिठा दो। बिजनेस इंडस्ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दे हैव देयर कमर्शियल इंटरेस्ट। उनका स्वार्थ उनके कमर्शियल इंटरेस्ट में नहीं होता है।
उनका व्यापारिक स्वार्थ देश के हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, उनका व्यापारिक स्वार्थ सर्वोपरि उनके लिए। दूसरा, हमने बात की थी, वैसा मैंने बात किया था अमूल में, मैं आपको चर्चा करता रहा हूं, मेरी बात हुई थी कि मैंने कहा आपको पता है कि देश में इतने सारे जगह हम लोगों ने देखा है, बड़ी गंदी चीज देखा है। भाई खाना बना रहे, चुपचाप उसमें थूक दिया, रोटी बना रहे उसमें थूक दिया। ये थूक की प्रक्रिया बराबर चल रही है, छिपकर चल रही थी। कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए। जो पकड़े गए उनका क्या हो हमें पता नहीं। सरकार के पास ऐसे थूकोलॉजी को रोकने का कोई प्रतिबंध का कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो जब वहां पे एक यूनिट में क्लोज सर्किट में, बंद कमरे में, बंद यूनिट में जब वो मैन्युफैक्चर करेंगे और साथ में सारे उन्हीं के लोग रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है कि वो हमारे खानों में थूकेंगे नहीं? उनके पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनकी व्यापारिक स्वार्थ हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। वो व्यापारिक स्वार्थ जो है उनका सर्वोपरि। भारतीय संविधान आर्टिकल 25, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 को मैं कोट कर रहा हूं। यह सारी बातें हो सकता है मैं गलत हूं। आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा है कि किसी भी चीज, किसी भी धर्म पर रिलीजियस इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। और किस तरीके से नहीं होना चाहिए उसका विस्तृत जो है वहां पर डॉक्यूमेंटेड है, लिखा हुआ है कि किसी भी धर्म पर इन्फ्रिंजमेंट नहीं होना चाहिए। उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हम जबरदस्ती दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं, उसको हर्ट नहीं कर सकते, उसको उसके दिल को दुखा नहीं सकते, हमारी आस्था को चोट नहीं पहुंचा सकते हैं एज पर आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हलाल तो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है ना, मुझे क्या, वो हलाल करे कुछ भी करे, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वो किस तरीके से काट काट कर क्या करें वो जाने, पर ये हलाल हमारे ऊपर क्यों जबरदस्ती थोपा जाएगा? जब कंपनियों से हमने बात की कि क्या आपके पास कोई अलग काउंटर है सात्विक का, मैं चाहता हूं सात्विक, मैं कहीं जाता हूं मुझे हलाल नहीं चाहिए, कैन यू इंश्योर कि दैट इज नॉट हलाल? आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है, कोई ऐसा अलग से यूनिट बना रखा है, हलाल यहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, नॉन हलाल यहां मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये हलाल हलाल के लोगों के लिए जाएगा और ये नॉन हलाल के लोगों के लिए जाएगा? अगर नहीं है तो हमारे ऊपर ये जबरदस्ती थोपा क्यों जा रहा है? This is against the law enshrined in Article 25 in Indian Constitution. जबरदस्ती हम पर कोई चीज थोपा नहीं जा सकता। अगर कानूनी तौर पर कहूं, ये जबरदस्ती थोपने की जो प्रक्रिया है वो गलत है, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। पर मैं अगर जाऊं, आप अगर जाएंगे कोर्ट ऑफ जुडिशरी में, तो उनके पास कितने पैसे हैं,
उनके पास इतने बड़े बड़े वकील उन्होंने खरीद के रखे हैं कि इसकी लिस्टिंग होने में सालों लग जाएंगे। आर्गुमेंट चलेगा 15 साल और 20 साल तक पता नहीं देश में क्या क्या हो जाएगा। हम पंगु हैं, इनके हाथों हम पंगु हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बार बार मैं कहता आया हूं, दूसरी जगह मैं साउथ में गया था, वहां पर भी मैंने लोगों से बात करी कि ये दिस इज मदर ऑफ ऑल जिहाद। सभी जिहाद के लिए पैसे चाहिए और उस जिहाद को पैसे देने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक ऐसा तरीका बनाया है, एक ऐसा सुनियोजित साजिश बनाया है ताकि आप और हम अंधेरे में रहेंगे और ये अपनी जिहाद पूरे देश में करते रहेंगे अलग अलग तरीके से। मैं तो कहता हूं लॉ जिहाद भी है, कानून को उन्होंने मुट्ठी में ले लिया। आज की तारीख में देखते हैं कानून के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। हम कहीं नहीं है। जो मास ऑफ इंडिया है, इस देश का जो नागरिक है, जो सदियों से इस देश में रहा है, मैं बाहर के लोगों को नहीं मानता, मैं उन लोगों को नहीं मानता जिनको जबरदस्ती जो है धर्म परिवर्तन कराया गया, जो आज कुछ और सोचते हैं और कुछ और सोचते हैं। हम उनकी बात करते हैं। जब आदिकाल से इस देश में जो सनातनी रह रहे हैं उन पर यह जबरदस्ती चीज थोपा जा रहा है, लेकिन आज हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका में हमें न्याय मिले, इस पर मुझे संदेह है। और आप लोगों ने देखा, देख भी रहे हैं आज की तारीख में। तो कैसे रोका जाए? रोकना तो पड़ेगा। कैसे रोका जाए? क्या तरीका है? हमने तो बोल दिया हालात मत खरीदो, बॉयकॉट करो, पर कौन सा प्रोडक्ट? कहीं तो
तारीख में करीब एमिनेंट लीगल लुमिनरीज उसमें जुड़ गए और उस संस्था की विजन है कि देश के 20 राज्यों में हम एक मजबूत स्टेट यूनिट बनाएंगे और जिस दिन ये बन गया वो सेंट्रल यूनिट और स्टेट यूनिट के बीच में एक फेडरेशन के रूप में काम होगा। जिस दिन ये बन गया तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, भारत के संविधान को मानते हुए पूरे देश में आंदोलन करेंगे, इनके विरुद्ध करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, इनका सामान मत खाइए, अमूल मत पीजिए। कुछ दिन के लिए अमूल नहीं पिएंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूध कहीं और से ले लीजिए, मक्खन और जगह मिल जाएगा, लेकिन बम बनाने के लिए इनको पैसे मत दीजिए, चाकू हथियार तलवार तेज करने के लिए इनको पैसे मत दीजिए। यह अभियान शुरू किया जाएगा बहुत जल्द, जिसके चलते बहुत सारे देश के अभिनव पर्सनालिटीज अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। कुछ मीडिया लोगों ने उन्होंने कहा है कि जब आप मूवमेंट शुरू करेंगे हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको दिखाएंगे, हम आपकी बातें देश के हर नागरिक तक रखेंगे कि आप भी इसका बॉयकॉट करो। तो आपको बताने में मुझे खुशी होती है कि 7 राज्यों में हमारी उस स्टेट यूनिट का गठन हो चुका है और उस स्टेट यूनिट उस स्टेट के कानून के आधार पर, सोसाइटी एक्ट के आधार पर रजिस्टर्ड हो रही है। 7 राज्यों में से आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक राज्य केरल है, एक राज्य कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र तेलंगाना है और हमें वहां बहुत सपोर्ट मिला है। आज ये जो ऑनलाइन चल रहा है, इस ऑनलाइन में पूरे चारों स्टेट के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिनके अंतर्गत 1,45,000 लोग जुड़े हुए हैं। वो लोग अपने पटल से भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार के बारे में लोगों को जागृत कर रहे हैं। आज उन्होंने भी पीड़ा उठाया कि हमारी इस बात को पूरे साउथ में फैलाएंगे। पहले हमारी 7 राज्यों में संगठन बन चुकी है। निस्वार्थ भावना से हम इस काम को करेंगे। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने इस काम को अभी शुरुआत नहीं की है, 2-4 लोगों से शुरुआत की है। मनीष जी हमारे साथ हैं, मैडम राधा आर्य NLIU की प्रोफेसर, वो हमारे साथ हैं। ऐसे 2-4 लोग हमारे साथ जुड़े हैं और मैंने शशि भाई सेठ का आशीर्वाद भी लिया है, उनको भी पता है किस तरीके से काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि आने वाले दिनों में जब हम मध्य प्रदेश में भी हमारी स्टेट यूनिट का गठन करें, आप लोग सभी आए, निस्वार्थ भावना से आए, सारे इंटेलेक्चुअल एक साथ जुड़े, वकीलों को जुड़े, आपको जुड़े, आप आए, आपके अनुभव से इस आंदोलन को आगे ले जाए। सिर्फ इस आंदोलन को नहीं, ये आंदोलन होगा जो कि आने वाले दिनों में हमें संगठित करेगा और देश में जितने अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो जुडिशरी के माध्यम से हो, कैसे भी हम केस लड़ेंगे। एक उदाहरण देता हूं आपके परमिशन से। तमिलनाडु में 171 मंदिर टूट गए लेजिस्लेशन के माध्यम से। एक लेजिस्लेशन आया, 171 मंदिर टूट गया। समय बचा है 5 मिनट, 2 मिनट अपन क्वेश्चन आंसर सेशन ले लेंगे, बस खत्म करिए, 2 मिनट है भाई। तमिलनाडु में 171 मंदिर टूट गए। हमारे लीगल सेल का एडवोकेट आशीष ठाकुर और उसकी टीम ने जाकर तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किया और 172वां रोक दिया गया और सरकार से पिटीशन दायर किया गया 171 मंदिरों के रेस्टोरेशन के लिए। सरकार उत्तरदायी है, सरकार उसकी रेस्टोरेशन करे। ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि अब समय खत्म हो रहा है। मैं लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा अंत में, जो इस हलालोनॉमिक्स की प्रासंगिकता के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। ये 2000 पहले भी था, चुपचाप चल रहा था, उनको प्रोत्साहित करती थी। 2014 के पहले की सरकार करती थी, डायरेक्ट सपोर्ट करती थी। 2014 के बाद इनकी एक्टिविटीज और तेज हो गई
और इनकी गतिविधि अब ओपन हो गई, सबको दिखने लगा है। कल भी आप देखेंगे पब्लिक जो है स्टेटमेंट देगा। आज की तारीख में लोग इसको दोषी देते हैं, उसको दोषी देते हैं, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। विपक्ष जुड़ा हुआ है, सारा विपक्ष एकजुट हो गया। मुद्दा एक है, ये वामपंथी, मैं इस पटल से वो शब्द नहीं बोल पाऊंगा उनके लिए जो मेरे मन में है। कहते हैं वामपंथी, अब जानिए वामपंथी क्या होता है? लेफ्ट हैंड, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो कमजोर होता है, यानी कि मैं शोषित वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए लड़ रहा हूं। और ये दक्षिणपंथी है जो मजबूत वर्ग है, जमींदार वर्ग है, वो जमाने से क्रश करते हुए आए हैं इस कमजोर लोगों को। इन लोगों के लिए वो वामपंथी इसलिए अपना नाम दिया है। ये जो वामपंथी नाम लिया है ना, एक समय वामपंथी की अवधारणा शुरू हुई थी, इन लोगों ने क्रिएट किया है, ये नरेशन इन लोगों ने किया है, वामपंथी दक्षिणपंथी। अब हमें कहेंगे दक्षिणपंथी है, राइट विंग है, मैं दक्षिणपंथी नहीं हूं, राइट विंग हूं जरूर। राइट मतलब करेक्ट विंग, सही रास्ते पर, सही दिशा पर, मिडिल विंग जो चलना चाहिए उसके। ये सारे देश में जो है ना एक अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें मदनी है, उसमें सारे लोग हैं, विदेश के लोग भी हैं, सारे विदेशी हैं। प्रासंगिकता में बताऊंगा क्यों। सारे लोग एकजुट हो गए हैं, उनकी बीमारी भी एक ही है, उनके पेट में दर्द होता है, कब्जियत होती है, तो वो भी एक ही कारण है और उसका कारण ही है। इस बात को आप जान जाइए। चाहे जेएनयू में कोई प्रदर्शन होता है, चाहे कानपुर में स्पॉन्सर्ड वायलेंस होता, राइट होता है, चाहे केरल में क्रिश्चियन ईसाइयों को भगाने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा, पीएफआई के द्वारा, चाहे दिल्ली में शाहीन बाग होता है, और मध्य प्रदेश में बहुत सारी बातें होती हैं। इसके पीछे एक ही सुनील साजिश है, एक ही कारण है कि देश में इतना डिस्टेबलाइज कर दो, गृह युद्ध कर दो, ऐसा सिचुएशन पैदा कर दो कि गृह युद्ध छिड़ जाए, और छिड़ जाए उसके बाद हम कहेंगे इसके लिए एक ही आदमी मोदी जिम्मेदार है। 2024 के चुनाव के पहले देश में इतनी हालत खराब कर दो, पूरा विश्व देख रहा है कि मोदी के चलते ऐसा हो रहा है, और निवारण मोदी हटाओ, कारण आप सबको पता है। धन्यवाद। क्वेश्चन आंसर सेशन है ना, थोड़ा ले लो, कैसा हो तो